Hello class, I hope that you all are good at your home. In last week you have given your test and all of you have done good in that your test, and we are taking virtual classes due to COVID-19. We are in our second chapter, New Kings and Kingdoms. Today's last topic of that chapter, and that is the administration of the empire. So we are just looking the new kings and kingdoms, how new kings comes and how their kingdoms come into existence. When their kingdom come to existence, the how they survive, how they make some rules and regulations to rule their kingdoms. In that new dynasties, there are emergence of new dynasties in which chieftains or a group of peoples are there, and they have just converted them to a new dynasties. They have allowed that they are the king of that area. They have some land and they have declared themselves that they are the king of that area. They had kept some samantas or chieftains to look after their kingdoms. So now today we talk about the administration of the empire. In administration of the empire, how we can administrate, how we can look out our empire. So we have to look after these things in this chapter, how our emergence of the dynasties, after that warfare, how they have fought many wars with their some other kings to develop their kingdoms, and after that they have developed the agriculture and irrigations method. They have made a lot of canals for irrigations in their kingdoms. So today we start the administration of the empire. Empire का कैसे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कैसे वो लोग चलाते थे. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते थे. जो नए राजा थे, जो नई जगह हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे आज के डेट में आप भारत में रह रहे हैं तो भारत को ऑर्गेनाइज करने के लिए, भारत को देखने के लिए आप जब छोटे लेवल से आते हैं तो आप देखते हैं कि ग्राम प्रधान हैं जो आपके ग्राम को करते हैं. उसके बाद ब्लॉक प्रमुख हैं, और फिर डीएम है, विधायक है, सांसद हैं, कई सारे लोग हैं, विधायक हैं और सांसद हैं. ये लोग आपके रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. सांसद ऑन द बिहाफ ऑफ अस, हमारे ऊपर उनका एक अधिकार होता है. जो भी सांसद जीतता है वो संसद भवन में बैठता है और हमारे लिए वो कुछ कानून बनाता है. तो वो सारे कानून लागू किए जाते. तो वैसे ही राजाओं के साथ भी था, वो भी कुछ कानून बनाते थे कि उनके राज्य में कैसे रूल एंड रेगुलेशंस चलेगा. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज ऊर. जो सेटलमेंट होता था पीजेंट्स का, जो गरीब किसान होते थे, जो बहुत गरीब किसान होते थे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में खेती करके वो अपनी जीविका चलाते थे. तो जो सेटलमेंट होता था पीजेंट्स का, उसको उर्क के नाम से जाना जाता था. बिकेम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. और ये जो पीजेंट्स थे ये प्रॉस्पेरियस होने लगे, इनके पास पैसा जमा होने लगा. जब इरिगेशन सिस्टम आ गए, नए एग्रीकल्चर सिस्टम्स आ गए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो ये लोग डेवलप करने लगे. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नंदू. और कुछ ग्रुप्स बनाए गए इस तरह के विलेजेस की जहाँ पे पीजेंट्स रहते थे, और उनको नंदू नाम दिया गया. उन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को नंदू नाम दिया गया. द विलेज काउंसिल्स एंड द नंदू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड द कलेक्टिंग टैक्सेस. और जो विलेज काउंसिल बनाई गई, और द नंदू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. इनके कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अलग अलग फंक्शंस थे, इंक्लूडिंग जिसमें डिस्पेंसिंग जस्टिस भी ये लोग करते थे, एंड कलेक्टिंग टैक्स भी कलेक्ट करते थे, जिससे ग्राम सभा का जो लोग भी होते थे उनके खर्चे मैनेज हो सके. रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नंदू अंडर द supervision of the central Chola government. Rich
पीसेंट जो धनाढ़ किसान थे वेलाला कास्ट के, वो लो कंसिडरेबल कंट्रोल था, उनका कंट्रोल था, अफेयर्स थे ऑफ द नंदू जो विलेजेस थे अंडर द सुपरविजन, उनके ऊपर सुपरविजन होता था सेंट्रल चोला गवर्नमेंट का, जो चोला गवर्नमेंट थे उनका उनके ऊपर सुपरविजन होता था कि लोग कैसे रूल कर रहे हैं, कैसे लोग टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। द चोला किंग्स गिव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक द मूवेंडेवेलन, जो चोला किंग्स थे उन लोगों ने कुछ जो बड़े किसान थे उनको कुछ टाइटल दे रखी थी, जिसमें मूवेंडेवेलन अ विलन आर द पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और जिसका मतलब था कि एक विलन या एक किसान जो 3 राजाओं की सेवा करता है। अरियार चीफ जिसको कहा गया था ETC एज द मार्कर्स ऑफ द रिस्पेक्ट एंड द इंटरेस्टेड देम विद द इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, इनको रिस्पेक्ट दी जाती थी और ट्रस्ट किया जाता था, इनको इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज दी गई थी राजा के स्टेट में, सेंट्रल में। टाइप्स ऑफ लैंड, देयर आर सम टाइप्स ऑफ लैंड्स आर डिवाइडेड ऑन सम डिविजन्स। What was that? चोलाज इंस्क्रिप्शंस मेंशन, जो चोला के इंस्क्रिप्शंस थे उनमें मेंशन किया गया है सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड के कई सारे सेवरल कैटेगरीज थी, जिसमें वेलन वगाई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, ये जो लैंड थी वो नॉन ब्राह्मणों की नहीं होती थी, जो दूसरे नॉन ब्राह्मण पीजेंट थे उनकी थी प्रोप्राइटर्स। ब्रह्मदया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, राजा के द्वारा जो भी लैंड ब्राह्मणों को गिफ्ट कर दी जाती थी उसको ब्रह्मदया कहा जाता था। सेल्वोगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दी जाती थी जिसके टैक्सेस से स्कूल मैनेज होता था उसको सेल्वोगा कहा जाता था। देवादाना त्रिकुला मितुक्वानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स को जो ज़मीनें दी जाती थी वो थी। पलाई चला मंडम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस को जो भी टेम्पल्स जो भी लैंड दे दी जाती थी वो ज़मीनें पलाई चमंडम के अंतर्गत आती थी। वी हैव सीन दैट, हमने देखा था ब्राह्मण्स ऑफर रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स आर ब्रह्मदेया, ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे राजाओं की तरफ से जो ब्रह्मदेया के नाम से जानी जाती थी। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्राह्मणा सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया, और इसी के जब उनको ज़मीनें जो ब्राह्मणों को ज़मीन दी जाती थी उसके बाद जब देखा गया कि बहुत सारे ब्राह्मण कावेरी वैली में आ गए और दूसरे साउथ पार्ट से, ईच ब्रह्मदेया वाज लुक्ड आफ्टर एन असेंबली और सभा, जितने भी ब्राह्मदेया थे वो असेंबली के या सभा के बाद प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स को दी जाती थी। दिस असेंबलीज वर्क वेरी इफिशेंटली, और ये जो असेंबलीज थी बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, उनके जो डिसीजन थे वो इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, और स्टोन वॉल्स पे भी जो टेम्पल्स में स्टोन्स लगाई जाती थी उन पे भी लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज द नागारम्स आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, कुछ एसोसिएशन थे ट्रेडर्स के व्यापारियों को जिनको नागारम्स के नाम से जाना जाता था, और ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को टाउन्स में मैनेज करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द उरेरमूर इन द चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक इंस्क्रिप्शंस पाया गया उमेरपुर जो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में, उसमें बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसे टाउन्स का होता था। द सभा है सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स इटीसी, सभा में एक सेपरेट कमेटी होती थी जो इरिगेशंस को देखते थे, सिंचाई कैसे चल रही हैं, टेम्पल्स कैसे चल रहे हैं, गार्डन्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को वो लोग देखते थे। नेम्स ऑफ द दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दोज committee were written on small tickets of the palm leaf and kept in an earthenware pot from which a young boy was asked to pick the tickets one by one from each committee। और हर कमेटी के लिए कुछ नाम पाम लीफ, छोटे छोटे पाम लीफ पे लिख के और छोटे छोटे मिट्टी के पॉटों में रख दिया जाता था, जिसके लिए एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था और हर पॉट से वो एक नाम निकलता था, और जिसका भी नाम निकलता था उसको वो कमेटी में उसको वो मेंबर रख लेते थे। इंस्क्रिप्शंस एंड टेस्ट, देयर आर सम इंस्क्रिप्शंस एंड टेस्ट आर फाउंड। व्हाट आर दैट? द वर्किंग ऑफ ए सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तरमीडिएट इंस्क्रिप्शंस,
देयर मोर इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा गया है, ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी, जो भी इस मेंबर के इस कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, वो ओनर्स ऑफ लैंड होना चाहिए जिससे वो लैंड रेवेन्यू देखते हों। दे शुड हैव देयर ओन होम, उनका खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र 35 to 70 ईयर्स होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, वेदास की नॉलेज उनको होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड हॉनेस्ट, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ईमानदार होने चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर, अगर लास्ट 3 ईयर में कोई किसी कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकेम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, किसी ने कोई अकाउंट सबमिट नहीं किया एज वेल अपने रिलेटिव्स का भी, कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyapuranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of the ordinary man and women. पेरियापुरम में एक 12th सेंचुरी तमिल वर्क जिसमें पाया गया है कि जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे, उनका लाइफ कैसा था, वो अपना जीवन कैसे जीते थे, इसके बारे में भी लिखा गया है। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द एडेनोर वाज द स्मॉल हैमलेट ऑफ द पुरुलियास, a name used to social group considered the outcast by the Brahmins and the Velals, ये उस वर्ग के लोगों के लिए यूज किया जाता था जो सोशल ग्रुप के नहीं, आउटकास्ट के माने जाते थे, जिसमें ब्राह्मण और वेलाल्स नहीं थे। स्टार्टेड विद द स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड थैचेस एंड इनहेबिटेड बाय द एग्रियन लेबर्स इंगेज्ड इन द मेनिलियल ऑक्यूपेशंस, ये बेसिकली ये लोग बहुत छोटे किसान होते थे, बहुत छोटे किसान होते थे जिनके पास अपनी खेती नहीं होती थी। ये लोग दूसरे के खेतों में काम करते थे और वहाँ से अपनी जीविका चलाते थे। ये छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। तो इन सब लोगों के लिए इन द देयर हाउस होल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद द स्ट्रिप्स ऑफ लेदर, लिटिल चिकन्स एंड मूव्ड अबाउट इन द ग्रुप्स। डार्क चिल्ड्रेन हु वर द ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वर द प्रिंसिंग अबाउट द कैरिंग लिटिल पपीज इन द शेड ऑफ द Maruda Arjuna trees. A female laborer put her baby to sleep on the seat of the leather. There were the mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palm in the little hollow on the ground tiny headed beaches lay after the well-being. ये वो लोग थे जिनके बच्चे छोटे छोटे पपीज़ को लेके घूमते रहते थे। जो लेडी वर्कर थी वो अपने लड़कों को लेदर सीट पे सुला देती थी और वो लोग अपना वर्क करते रहती थी खेतों में। तो ये सारे लोग थे जिनके बारे में किया गया है। आफ्टर दैट थिंग चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चाइना इन टैंग डायनेस्टी, वी हैव टेक अ स्मॉल लुक अबाउट इट। इन चाइना एन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी, चाइना में एक एम्पायर इस्टेब्लिश की गई टैंग डायनेस्टी, विच रिमेन इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स, जो 300 सालों तक उसका रूल रहा, फ्रॉम द 7th to the 10th centuries। इट्स कैपिटल जियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और इसका जो कैपिटल जियान था ये विश्व के एक बड़े शहरों में से ये था। विजिटेड बाय तर्क्स, इरानियंस, इंडियंस, जापानीज़ एंड कोरियंस, यहाँ पे तर्क भी गए थे, इरानियंस भी गए थे, इंडियंस भी गए थे, जापानीज़ और कोरियंस भी गए थे। द टैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. This system of selecting officials remained in place with some changes till 1911. In what ways was that system different from those prevalent in the Indian subcontinent? और टैग एम्पायर में एक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें वहाँ के जितने भी सिटीजन्स थे वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। उनका एग्ज़ाम होता था, उनका सिलेक्शन होता था, और ये जो सिस्टम था टिल 1911 तक चला। उसके बाद से ये ख़त्म हो गया। उस समय 1911 तक भारत में एडमिनिस्ट्रेटिंग के जो लोग थे, जो पर्सन्स थे, उनके सिलेक्शन की क्या प्रोसेस थे, ये आपको देखना है। और दैट्स ऑल फॉर द टुडे। वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।